Hello friends, today we will study about the Lotka-Volterra model and this is the first part of the video. Lotka-Volterra मॉडल इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दो स्पीशीज़ के बीच का कंपटीशन होता है। अब लोटका-वोल्टेरा मॉडल को अच्छे से जानने से पहले हमें लॉजिस्टिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक इक्वेशन होती है dn/dt = Rn(k-n)/k, जिसमें n होता है पॉपुलेशन साइज, dn/dt है पॉपुलेशन साइज में जो चेंज आ रहा है ओवर द टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, k है कैरिंग कैपेसिटी और r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। ये लॉजिस्टिक इक्वेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पे बेस्ड है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व सिर्फ एक स्पीशीज़ के बारे में है, एक स्पीशीज़ के अंदर इंडिविजुअल जो हैं उनका कर्व है। उसमें हम वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन साइज़ ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं, मतलब इस पॉपुलेशन साइज़ में टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है। अब एक पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जब तक उसमें कम इंडिविजुअल्स होंगे तब तक वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। फिर जैसे ही उसके पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उस पॉपुलेशन का साइज़ स्टेबल हो जाएगा, मतलब वो उससे आगे नहीं बढ़ेगी। इसे कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो एक एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है उसे रिप्रेजेंट करती है। इस कैरिंग कैपेसिटी से आगे कोई भी एनवायरनमेंट इस एक स्पीशीज़ के पॉपुलेशन साइज़ को सपोर्ट नहीं करता। अब जो ये इसमें लॉजिस्टिक इक्वेशन में जो टर्म है k-n/k, ये इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को रिप्रेजेंट करती है। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है एक ही स्पीशीज़ के बीच के इंडिविजुअल्स में जो कंपटीशन है। अब इस टर्म में जो n है, जो पॉपुलेशन साइज़ है, वो अगर बढ़ेगा तो जो स्पीशीज़ है उसके बीच में, जो स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हैं उसके बीच में कंपटीशन भी बढ़ेगा। मतलब जैसे ये n बढ़ रहा है, मतलब पॉपुलेशन साइज़ बढ़ रहा है, तो अब ज़्यादा इंडिविजुअल्स हो जाएंगे तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अगर n कैरिंग कैपेसिटी से कम है तब तक तो इस ग्राफ में ये अच्छी तरह से इंक्रीज़ होता जाएगा बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। और जैसे ही n k के इक्वल हुआ तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि n k के इक्वल हो गया, पॉपुलेशन साइज़ कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो गया, तो ये जो dn/dt है ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जो रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन का वो ज़ीरो हो जाएगा। अब लोटका-वोल्टेरा में जो ये टर्म है ये तो सिर्फ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को रिप्रेजेंट करती है, और लोटका-वोल्टेरा जो कि लॉजिस्टिक कर्व का एक्सटेंशन है उसमें हम ऐसे टर्म यूज़ करेंगे जो इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों कंपटीशन को रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं। जैसे पॉपुलेशन साइज़ है जो फर्स्ट स्पीशीज़ का, उसे n1 लेंगे, पॉपुलेशन साइज़ सेकेंड स्पीशीज़ का n2, उन दोनों की कैरिंग कैपेसिटी k1 एंड k2 एंड इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। अब हम ये टर्म कैरिंग कैपेसिटी और इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैरिंग कैपेसिटी है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ दैट अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। मतलब एक एनवायरनमेंट में जितने रिसोर्सेज हैं वो उतने ही स्पीशीज़ के मेंबर्स को सपोर्ट कर सकता है जब तक वो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं उस स्पीशीज़ के वो एक फ्लक्चुएटिंग रेट में ही रहेंगे आफ्टर द कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि उससे ज़्यादा वो एनवायरनमेंट उस स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के नंबर को सपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन बाय प्रेडेशन, कंपटीशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब इसमें कंपटीशन तो ये है कि दो मेंबर्स जो होते हैं एक सेम स्पीशीज़ के, उनके बीच में भी कंपटीशन होता है। अगर सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स ही बढ़ते जाएंगे तो उनमें कंपटीशन बढ़ता जाएगा और वो डिटरमाइन करेगा कैरिंग कैपेसिटी को। मतलब एक कैरिंग कैपेसिटी पर मैक्सिमम कंपटीशन है दोनों मेंबर्स के बीच में एक स्पीशीज़ के, और उससे ज़्यादा वो कंपटीशन को सहन नहीं कर सकते, तो इसलिए वो उसी कैरिंग कैपेसिटी पर रहेंगे। ऐसे ही प्रेडेशन का हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे एक प्रे पॉपुलेशन है, अब मान लीजिए 10 मेंबर हैं पहले उसमें स्टार्टिंग में, तो 10 जगह हैं छुपने की, तो वो आराम से उस 10 जगहों के पीछे छुप जाएंगे और प्रेडेटर्स उन्हें देख नहीं पाएंगे।
अब अगर 10 से ज़्यादा 11, 12, 13 इंडिविजुअल्स होने लगे तो उनके पास छुपने की जगह नहीं बचेगी, तो प्रेडेटर्स उन्हें जल्दी से कैप्चर कर लेंगे और खा लेंगे। तो इससे उस प्रे पॉपुलेशन की इंडिविजुअल्स का नंबर कम होने लगेगा और वो एक कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, और वो कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन प्रेडेशन करता है। और ऐसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे ड्रॉट, फ्लड, उससे भी कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन होती है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ ये होती है जिसमें जो स्पीशीज़ के बढ़ने की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल सीधी सीधी, मतलब ये एक आइडियल कंडीशन है, ये नेचुरल पॉपुलेशन में नहीं होता। तो जो स्पीशीज़ बढ़ती है वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बढ़ती रहती है और उसका साइज़ बढ़ता रहता है, और वो कैरिंग कैपेसिटी भी, उसमें कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती। बट ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में, रियलिटी में नहीं होती। तो ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर एन आइडियल अनलिमिटेड एनवायरनमेंट, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट जिसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, और ऐसा रियलिटी में नहीं होता, तो उसमें पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, पर कैपिटा मतलब फॉर ईच पर्सन के लिए जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो मैक्सिमम है, मतलब हर एक पर्सन मैक्सिमम रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंड इज़ कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो इसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज बोलते हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में आइडियल एनवायरनमेंट में होती है, जब हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन की इंक्रीज़ मैक्सिमम होती है, रेट ऑफ इंक्रीज़ मैक्सिमम होती है, तो उसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़ बोलते हैं, जिसे डिनोट करते हैं आर से, जो हमने लॉजिस्टिक इक्वेशन में देखा था। अब लोड का वोल्टेरा में हम एक न्यू टर्म का यूज़ करते हैं, कंपटीशन कोफिशिएंट, जिसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा 1 टू रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ वन इंडिविजुअल और स्पीशीज़ 2 ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज़ 1। ऐसे ही अल्फ़ा 2 1 की इफेक्ट ऑफ वन स्पीशीज़ ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज़ 2, मतलब जो सेकंड स्पीशीज़ है उसका एक इंडिविजुअल फर्स्ट स्पीशीज़ की ग्रोथ को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, उसके लिए ये कंपटीशन कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा 1 2, और अल्फ़ा 2 1 होता है कि जो फर्स्ट स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो सेकंड स्पीशीज़ के मेंबर की ग्रोथ रेट कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए मैंने ऐसे ये एरो बना दिया है कि जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट डिजिट है, वो इफ़ेक्ट कर रहा है फर्स्ट डिजिट को, जिससे आपको ये इजीली ध्यान रहे। अब इसमें अगर अल्फ़ा 1 2 कम है 1 से, मतलब अल्फ़ा 1 2 का वैल्यू कम है 1 से, तो इसका मतलब है जो इंडिविजुअल्स हैं स्पीशीज़ 2 के हैव लेस इनहिबिटरी इफ़ेक्ट, उनका इनहिबिटरी इफ़ेक्ट फर्स्ट पे कम है देन इंडिविजुअल्स और स्पीशीज़ 1 हैव ऑन अदर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़। मतलब जो ये स्पीशीज़ 2 है, मतलब जो ये स्पीशीज़ 2 है, इसका जो इफ़ेक्ट है स्पीशीज़ 1 पे वो कम है जितना स्पीशीज़ 1 का ही स्पीशीज़ 1, मतलब अपने ही स्पीशीज़ के अदर इंडिविजुअल्स पर है। मतलब स्पीशीज़ 1 इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा अच्छा है इनका इंटर स्पेसिफिक से। अब ऐसे ही हम अल्फ़ा 2 1 अगर लेस है 1 से, तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं स्पीशीज़ 1 के, वो जो सेकंड स्पीशीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो कम है जितना सेकंड स्पीशीज़ के मेंबर्स ही एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब इक्वेशन फॉर स्पीशीज़ 1 dN/dt, जो अब नॉर्मल लॉजिस्टिक इक्वेशन देखते हैं, इक्वल्स टू Rn के माइनस n की जगह ये पूरा n1 प्लस अल्फ़ा 1 टू n2 आ गया। बाकी ये सेम है लॉजिस्टिक इक्वेशन। n जो टर्म था वो इस पूरी टर्म से रिप्लेस हो गया। जो n टर्म था लॉजिस्टिक इक्वेशन में वो सिर्फ इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को शो कर रहा था, और ये पूरी टर्म जो है वो इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक दोनों कंपटीशन को शो कर रही है। इसमें जो अल्फ़ा 1 2 है, इसका मतलब सेकंड स्पीशीज़ का इफ़ेक्ट ऑन द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट स्पीशीज़, और n2 है पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीशीज़ सेकंड।
ऐसे स्पीशीज़ 2 के लिए ये इक्वेशन है जिसमें अल्फ़ा 1 है फर्स्ट स्पीशीज़ का इफ़ेक्ट सेकंड स्पीशीज़ पे, और n1 है पॉपुलेशन साइज़ ऑफ स्पीशीज़ 1। ये पूरी टर्म इसमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को शो कर रही है और ये n2 इसमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को शो कर रहा है। और ये दोनों इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मिलाकर इफ़ेक्ट करते हैं ग्रोथ रेट को। अब लोडका-वोल्टेरा के प्रेडिक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ बनाए गए हैं जिसे स्टेट स्पेस ग्राफ्स बोलते हैं। इसमें जो पॉपुलेशन साइज़ है स्पीशीज़ 1 की वो हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट की है और पॉपुलेशन साइज़ ऑफ स्पीशीज़ 2 वाई एक्सिस पर। ये देखिए पॉपुलेशन साइज़ ऑफ स्पीशीज़ 1 एक्स एक्सिस, पॉपुलेशन साइज़ ऑफ स्पीशीज़ 2 वाई एक्सिस। इसमें फर्स्ट जो ग्राफ है वो ज़ीरो आइसोक्लाइन का होता है। इसमें फॉर ईच स्पीशीज़ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ, हर एक स्पीशीज़ के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ पर, और वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो स्टेट करती है कि कोई भी पॉइंट है जो उस स्ट्रेट लाइन पर उसमें जो dn/dt है, रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन साइज़ का, वो ज़ीरो है उस स्ट्रेट लाइन पर उस स्पीशीज़ के लिए। जैसे ये मान लीजिए स्पीशीज़ 1 का है तो इसमें ये जो लाइन है ये ज़ीरो आइसोक्लाइन है और इस पर कोई भी पॉइंट है, इसमें जो dn/dt है फॉर स्पीशीज़ 1 की जो रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन साइज़ में वो ज़ीरो है। ऐसे ही ये जो स्पीशीज़ 2 के लिए ज़ीरो आइसोक्लाइन है उसमें जो ज़ीरो आइसोक्लाइन की लाइन है इसमें कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसमें dn/dt ज़ीरो होगा, उसमें जो पॉपुलेशन साइज़ में जो चेंज होगा वो ज़ीरो होगा ज़ीरो आइसोक्लाइन पर। अब एनी पॉइंट अबव ज़ीरो आइसोक्लाइन इंडिकेट्स द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज़ इज़ डिक्रीजिंग। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं जो ज़ीरो आइसोक्लाइन के अबव हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पीशीज़ 1 डिक्रीज़। जैसे ये जो इसके ऊपर है इसमें स्पीशीज़ 2 डिक्रीजेस। ऐसे ही जो एनी पॉइंट है बिलो द आइसोक्लाइन द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। कोई भी पॉइंट है जो आइसोक्लाइन के बिलो है वहाँ पर उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे स्पीशीज़ 2 की पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये ज़ीरो आइसोक्लाइन के बिलो है ये पॉइंट, और अबव पॉइंट में डिक्रीज़ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले हम ज़ीरो आइसोक्लाइन का एक फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो आइसोक्लाइन पे dn/1/dt ज़ीरो है या फिर dn/2/dt भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो आइसोक्लाइन ऑफ स्पीशीज़ 1 हो जाएगा n1 = k1 माइनस α1 to n2। ये हमने कैसे निकाला मैं आपको बताती हूँ। ये पूरी टर्म जो अपनी है लोडका-वोल्टेरा इक्वेशन, अगर इसमें dn/1/dt ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है ये तभी ज़ीरो हो सकता है या तो जब r1 ज़ीरो हो या फिर n1 ज़ीरो हो, या फिर ये पूरी इक्वेशन का ये जो पार्ट है ये वाली टर्म है k1 माइनस n1 माइनस α1 to n2 ज़ीरो हो। ये हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये ब्रैकेट खोला तो ये माइनस हो गया, इसलिए k1 माइनस n1 माइनस α1 to n2 लिया है। तो इसमें हम ये लेते हैं कि इसमें k1 माइनस n1 माइनस α1 to n2 ज़ीरो है, तो इससे ये टर्म आ गई k1 माइनस α1 to n2 और ये n1 इस साइड चला गया, तो इसलिए n1 की ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन ही रिप्रेजेंट कर रही है कि कंपटीशन डिक्रीजेज दी के, मतलब कंपटीशन से कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है। जैसे n1 की जो कैरिंग कैपेसिटी k1 थी वो कंपटीशन की वजह से डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो जो बिलो थे वहाँ पर स्पीशीज़ की नंबर इंक्रीज़ क्यों हो रहा था, क्योंकि बिलो एंड टू द लेफ्ट ऑफ दिस स्पीशीज़ 1 इंक्रीजेज इन अबेंडेंस बिकॉज नंबर ऑफ बोथ स्पीशीज़ रिलेटिवली लो एंड स्पीशीज़ 1 सब्जेक्टेड टू ओनली वीक कॉम्पिटिशन। मतलब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ज़ीरो आइसोक्लाइन के नीचे, यहाँ पर n1 और n2 दोनों कम है, मतलब पॉपुलेशन साइज़ जो है स्पीशीज़ 1 का और स्पीशीज़ 2 का वो दोनों कम है। तो इसलिए जो स्पीशीज़ ये 1 है इसकी अबेंडेंस बढ़ रही है
क्योंकि इसके पास इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन दोनों कम है, तो इसलिए ये अच्छे से इंक्रीज़ हो रहे हैं। और सेम है स्पीशीज़ 2 के लिए, 0 आइसोक्लाइन से नीचे दोनों स्पीशीज़ का साइज़ कम है, तो स्पीशीज़ 2 अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि कंपटीशन नहीं है। ऐसे ही अबव टू द राइट ऑफ द लाइन नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर हाई, कंपटीशन इज स्ट्रॉन्ग एंड स्पीशीज़ 1 डिक्रीजेज इन अबंडेंस। अब ये जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है यहाँ पर N1 एंड N2 दोनों ज़्यादा है, तो ये कंपटीशन ज़्यादा है। इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दोनों ज़्यादा हैं, इसलिए जो स्पीशीज़ 1 है वो डिक्रीज़ हो रही है। और सेम ही स्पीशीज़ 2 के लिए है कि इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन दोनों ज़्यादा हैं, इसलिए ये 0 आइसोक्लाइन के अबव डिक्रीज़ होता है। जैसे हमने पहले N1 के लिए इक्वेशन निकाली थी, वैसे ही सिमिलरली N2 के लिए भी निकल जाती है। अब मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है और ये K1 का 0 आइसोक्लाइन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये K1 का है, मतलब स्पीशीज़ 1 का है, क्योंकि यहाँ पर K1 डिनोटेड है और यहाँ पर K1 के लिए ही दे रखा है। तो अब इसमें हमसे ये पूछा है कि जो पॉइंट A है और पॉइंट B है उसमें स्पीशीज़ का क्या होगा, मतलब स्पीशीज़ की अबेंडेंस बढ़ेगी या कम होगी। तो क्योंकि A पॉइंट 0 आइसोक्लाइन के अबव है, तो यहाँ पर स्पीशीज़ की अबेंडेंस कम होगी। और B पॉइंट 0 आइसोक्लाइन के नीचे है, तो यहाँ पर स्पीशीज़ की अबेंडेंस बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि N1 और N2 दोनों ज़्यादा है, और यहाँ पर कंपटीशन कम है क्योंकि N1 एंड N2 दोनों कम है। तो इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन दोनों कम है, तो यहाँ पर अबेंडेंस बढ़ेगी उस स्पीशीज़ की। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में 4 डिफरेंट वेज बताऊंगी जिससे 0 आइसोक्लाइन अरेंज होते हैं, और इस 0 आइसोक्लाइन के 4 वेज बनते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 में से कौन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जीतेगा। तो ये हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे, और प्लीज़ आप मेरा सेकंड पार्ट भी देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जितना भी लोड का वोल्टेरा मॉडल में है। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।